हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द क्राइसिस। लास्ट क्लास में हमने बात की थी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को आपको 2 क्लासेस में फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया था, उसके आप नोट्स डिटेक्ट कर लीजिएगा। आज जो टॉपिक है वो है क्राइसिस। क्राइसिस एक सिचुएशन होती है जो पर्सन के साथ कॉज हो जाती है। वो उस सिचुएशन में जब जो भी प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली, सिचुएशनल, एक्सीडेंटली अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अगर उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पाता है तो वो सिचुएशन पर्सन में क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट करती है। मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके हेडिंग के साथ समझाने की कोशिश की है कि पर्सन कैसे कोशिश कर रहा है इस पहाड़ पे चढ़ने की या नीचे गिरने पर। जो सिचुएशन कॉज होगी उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको हार्म होगा। आपको हार्म कैसे होगा, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी स्माइल, आपका बिहेवियर वो क्या धीरे धीरे गिरेगा। उस सिचुएशन में अगर आप जो भी स्ट्रेसर जिस कारण से भी, मान लीजिए लॉस ऑफ लव्ड वन या फिर पेरेंट्स की डेथ, इस कारण से आप जो क्राइसिस की सिचुएशन में जा रहे हो, अगर उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो तो आप क्या करते हो, आप क्राइसिस की सिचुएशन में नहीं जाओगे और आप क्या कवर अप कर पाओगे और आपकी लेवल ऑफ एनर्जी और लेवल ऑफ एक्टिविटी इक्वल रहेगी। इसी तरीके से ये पर्सन है जो क्राइसिस में जाने वाला है, पर क्राइसिस एक तरीके से उसे क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि मैं क्राइसिस की सिचुएशन में नहीं जाऊं। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करते हैं अबाउट द क्राइसिस। First one, introduction. When people say problems which they are unable to resolve by well-tried defense mechanism, a brief psychotherapeutic intervention focused on the immediate crisis can be of great assistance. आपको एक वर्ड इसमें सुनने को मिलेगा, वो है डिफेंस मैकेनिज्म। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिफेंस मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ा है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, और कैसे डिफेंस मैकेनिज्म का पर्सन नॉर्मली यूज़ करता है, इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो क्राइसिस की सिचुएशन क्या होती है, जब भी किसी पर्सन के, इंडिविजुअल पर्सन के कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उस प्रॉब्लम को वो रिसोल्व करता है। रिसोल्व बाय द यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, किसी न किसी प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके वो क्या करता है, उस प्रॉब्लम को रिसोल्व करने की कोशिश करता है। और ए ब्रीफ साइकोथेराप्यूटिक इंटरवेंशन फोकस ऑन द इमीडिएट क्राइसिस कैन बी ग्रेट असिस्टेंस। मतलब आपको जो साइकोथेराप्यूटिक, मतलब आपकी माइंड की एक थेराप्यूटिक प्रोसेस के द्वारा आप क्या करते हो, उस जो भी क्राइसिस की सिचुएशन आई है उसको हैंडल करते हो अगर साइकोथेराप्यूटिक इंटरवेंशन के द्वारा, तो वो आपको एक ग्रेट वे में असिस्ट करता है कि आपको उस क्राइसिस की सिचुएशन से बचाया जा सके। ठीक है, तो क्राइसिस क्या है, क्राइसिस एक सिचुएशन है जो अगर आप वेल ट्राइड डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ नहीं करते हो तो आप उसमें क्या होते हो, उस सिचुएशन को रिसॉल्व करने में अनएबल रहते हो। और साइकोथेराप्यूटिक इंटरवेंशन का आप यूज़ कीजिए और उस पर फोकस करिए। उन साइकोथेराप्यूटिक यूज़ के द्वारा आप क्या करोगे, उस क्राइसिस की सिचुएशन में आप नहीं जाओगे। The great need for an individual in this situation is to find some significant person who will support him at least for some time. Like this, मैंने आपको क्या कहा कि जैसे मान लीजिए कि कोई सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि फैमिली में पेरेंट्स की डेथ हो गई। अब बोथ पेरेंट्स की डेथ होना, दैट मीन्स कि पर्सन क्या है, सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है। और सीवियर डिप्रेशन में मीन्स वो क्राइसिस में चला जाता है, क्राइसिस की सिचुएशन में चला जाता है। उसका माइंड काम नहीं करता है, वो कोई एक्टिविटी नहीं करता है, कोई चीज़ वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो उस समय आपको फर्स्ट वन तो मैंने क्या कहा, साइकोथेराप्यूटिक इंटरवेंशन आपको यूज में लेने हैं। और सेकेंड वन क्या है, जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा नीड रहती है किसकी, सपोर्ट की। सपोर्ट किससे, सिग्निफिकेंट पर्सन्स, जैसे कि रिलेशन में कोई अगर आपके
अंकल हैं तो अंकल से, ऐसे आपके फैमिली मेम्बर में किसी न किसी से अगर आपको सिग्निफिकेंट एक पर्सन से अगर आपको सपोर्ट मिलता है कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम ड्यूरेशन में आप क्या होते हो, क्राइसिस की सिचुएशन में नहीं जाते हो और आप क्या है अपने आप को संभाल लेते हो। तो ये क्या है, क्राइसिस की सिचुएशन के बचने का एक तरीका है। और क्राइसिस क्या चीज़ होती है, क्राइसिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अनफॉर्चुनेटली अगर कोई आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप क्राइसिस की सिचुएशन में चले जाते हो। और अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन, क्राइसिस की सिचुएशन से बचने के लिए दो ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। फर्स्ट वन थेराप्यूटिक असिस्टेंस और सेकेंड वन सपोर्ट फ्रॉम द नियरेस्ट इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये तो हुई इंट्रोडक्शन की बात। सेकेंड अगर अपन बात करते हैं डेफिनेशन में आपको फर्स्ट 3 डेफिनेशंस एक्सप्लेन करूंगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। फर्स्ट वन जो कहते हैं, फर्स्ट वन डेफिनेशन क्या है, ए टाइम व्हेन ए पर्सन ग्रेट डेंजर डिफिकल्टी इज एट इट्स वर्स्ट पॉइंट एंड नीड इमीडिएट अटेंशन। अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि क्राइसिस जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है, ए टाइम व्हेन ए प्रॉब्लम ग्रेट डेंजर डिफिकल्टी एट इट्स वर्स्ट पॉइंट मीन्स कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो है वो डिफ़िकल्टी में है, सबसे डिफ़िकल्टी के हायर पॉइंट में जब चला जाता है तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है, वो सिचुएशन उसके क्राइसिस की सिचुएशन कहलाती है। और उस समय क्या है, ही हैव नीड फॉर द इमीडिएट अटेंशन, और इमीडिएट अटेंशन की उसको ज़रूरत रहती है। फर्स्ट डेफिनेशन अबाउट द क्राइसिस आपको वापस बताता हूँ कि क्राइसिस क्या है। क्राइसिस ए टाइम व्हेन ए प्रॉब्लम ग्रेट डेंजर डिफिकल्टी इज एट इट्स वर्स्ट पॉइंट एंड नीड इमीडिएट अटेंशन, और उसको क्या ज़रूरत होती है, वो डेंजर जोन के सबसे हाईएस्ट क्राइटेरिया में होता है और उसी समय उसको क्या ज़रूरत होती है, इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड वन बात करते हैं। ए क्राइसिस इज सडन इवेंट इन वंस लाइफ that disturb the mental equilibrium during which usual coping mechanism fail। एक पर्सन जो इंडिविजुअल पर्सन होता है, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है जैसे कि लॉस ऑफ जॉब हो गया या मैरिटल डिस्टर्ब हो गया, मतलब जैसे कि मैरिड लाइफ अच्छे से नहीं चल पा रही है, अपनी जॉब उसने खो दी, तो उसमें क्या है वो कोपिंग मैकेनिज्म का यूज़ करके कि ठीक है ये जॉब नहीं तो किसी दूसरी जॉब को गेन करके मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा। तो ये क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है अपने माइंड की। बट इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन कोपिंग मैकेनिज्म का यूज़ करने में फेलियर हो जाता है और उसके कारण वो मेंटल इक्विलिब्रियम नहीं रहता है, डिस्टर्ब हो जाता है मेंटल इक्विलिब्रियम, तो वो क्या है, वो एक सिचुएशन है क्राइसिस की। आपको वापस बताता हूँ, ए क्राइसिस इज सडन इवेंट इन वंस लाइफ। क्या है, ए क्राइसिस इज सडन इवेंट इन वंस लाइफ दैट डिस्टर्ब द मेंटल इक्विलिब्रियम। एक लाइफ में क्या है, एक सडन इवेंट आता है जिससे क्या है आपकी मेंटल इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो जाता है, और ड्यूरिंग विच यूजुअल कॉपिंग मैकेनिज्म फेल, और जिसमें क्या होता है नॉर्मली कॉपिंग मैकेनिज्म को आप यूज़ करने में फेलियर हो जाते हो। ठीक है, थर्ड वन डेफिनेशन जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, क्राइसिस इज एन इनिशियल डिस्टर्बेंस दैट रिजल्ट फ्रॉम स्ट्रेसफुल इवेंट। आपकी लाइफ में जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आता है, ठीक है, स्ट्रेसफुल इवेंट लाइक एज लॉस ऑफ वाइफ, आपकी वाइफ की डेथ हो गई, तो जैसे ही आपकी स्ट्रेसफुल इवेंट आया और जैसे ही स्ट्रेसफुल इवेंट में आया आपने क्या किया, सबसे पहले आपका डिस्टर्बेंस हो गया माइंड का। तो क्राइसिस इज एन इनिशियल डिस्टर्बेंस, एक इनिशियल डिस्टर्बेंस है दैट रिजल्ट फ्रॉम स्ट्रेसफुल इवेंट। स्ट्रेसफुल इवेंट के कारण आपके क्या हो गया, आपके माइंड का डिस्टर्बेंस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 3 टाइप से क्राइसिस को डिफाइन किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें फर्स्ट वन में बताया है कि क्राइसिस की सिचुएशन में पर्सन
ग्रेट डेंजर जोन में हो जाता है जहाँ पर उसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है। सेकेंड वन में बताया है कि जैसे ही पर्सन किसी स्ट्रेस के कारण यूजुअल कोपिंग मैकेनिज्म का यूज़ नहीं कर पाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, उसका मेंटल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। और थर्ड वन, क्राइसिस इज एन इनिशियल डिस्टर्बेंस दैट रिजल्ट फ्रॉम स्ट्रेसफुल इवेंट। क्या है, एक इनिशियल डिस्टर्बेंस है जो किसके कारण होता है, स्ट्रेसफुल इवेंट्स के कारण होता है माइंड में। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड वन डेफिनेशन की अपन बात करते हैं। फर्स्ट वन तो थी अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और सेकंड वन है अकॉर्डिंग टू टायलर। टायलर ने क्या कहा है, क्राइसिस इज ए स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम resulting from the interaction of an event with the individual or family coping mechanism which are inadequate to meet the demand of the situation combined with the individual or family perception of the meaning of the event. According to Taylor, एक कंडीशन है डिसइक्विलिब्रियम, जो माइंड का डिसइक्विलिब्रियम होता है। अकॉर्डिंग टू टायलर एक कंडीशन है जिसमें जो भी इंडिविजुअल पर्सन है या उसकी फैमिली है वो जैसे ही किसी सिचुएशन से इंटरेक्ट होते हैं और उस इंटरेक्शन में अगर जो कॉपिंग मैकेनिज्म यूज में ले रहे हैं उस कॉपिंग मैकेनिज्म की इनएडिक्वेसी यानी कि प्रॉपर वे में वो कॉपिंग मैकेनिज्म का यूज नहीं कर पाते हैं और उस सिचुएशन को वो अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसके एक कंडीशन हो जाती है जिसे डिसइक्विलिब्रियम ऑफ माइंड हो जाता है और स्ट्रेसफुल सिचुएशन के कारण पर्सन किस में चला जाता है, क्राइसिस की सिचुएशन में चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हुई डेफिनेशंस की बात। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्राइसिस के होते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट वन, क्राइसिस इज सेल्फ लिमिटिंग। क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसको आप सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि आप सेल्फ उसकी लिमिटेशंस रख सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आपको साइकोथेराप्यूटिक टेक्निक्स का यूज आना चाहिए। सेकेंड वन, द इवेंट कॉजिंग क्राइसिस इज परस्यूड एज थ्रेटनिंग। जो भी कॉजेज होते हैं, कोई भी इवेंट जो क्राइसिस को पोज करता है वो क्या है, वो थ्रेटनिंग होता है, लाइफ को डेंजर जोन में डालने वाले रहते हैं। थर्ड वन, द पर्सन इज अनएबल टू मॉडिफाई एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट। और इसमें क्या होता है, अगर पर्सन थेराप्यूटिक टेक्निक्स का यूज़ नहीं करे और फैमिली सपोर्ट उसके पास नहीं रहता है तो वो इस एबल नहीं है कि वो उस सिचुएशन को क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके या स्ट्रेसफुल इवेंट को वो रिड्यूस कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, द इवेंट कॉज इंक्रीज्ड फियर, टेंशन एंड कंफ्यूजन। जो भी इवेंट होते हैं जिसके कारण क्राइसिस होता है, उसमें जब भी क्राइसिस होगा आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। वो क्या क्या हैं? फियर, टेंशन और कन्फ्यूजन। उसमें डर और उसमें चिंता और उसमें कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा आपको उस पर्सन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन, द सफरिंग पर्सन एक्सपीरियंस ए हाई लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट। जो पर्सन सफर्ड होता है क्राइसिस की सिचुएशन से, वो हर एक सिचुएशन में क्या रहेगा, डिस्कम्फर्ट। जैसे कि फैमिली में किसी के आने से कोई अगर आकर उससे बात करता है, कहीं वो जाता है, तो हर एक चीज़ में क्या है, वो एक डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन में रहता है। किसी भी टाइप के एक्सपीरियंस में वो क्या रहे, डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन में बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ए स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इज फॉलोड बाय एन एक्टिव स्टेट ऑफ क्राइसिस। जो डिसइक्विलिब्रियम की जो क्राइसिस की सिचुएशन होती है पर्सन के अंदर, उस क्राइसिस की डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन तब होती है जब वो एक्टिव स्टेट ऑफ क्राइसिस, यानी कि उस क्राइसिस सिचुएशन में एक्टिव स्टेट में वो बना रहे। ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, लॉस एंड डिक्रीज इन कम्युनिकेशन। या तो उसको लॉस हो जाएगा, प्रॉपरली कम्युनिकेशन का लॉस हो जाएगा, या वो कम्युनिकेशन का जो है वो लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन, विथ लिटिल और नो टाइम टू प्रिपेयर फॉर इवेंट्स। मतलब उसको ना तो टाइम होगा ना वो
या लेस टाइम होगा उसके पास किसी भी इवेंट के लिए वो प्रिपेयर होने के लिए, ठीक है। रिक्वायर्ड लॉन्ग टाइम अप टू 5 वीक्स टू कॉप विद क्राइसिस। क्राइसिस का ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है कि लगभग उसको 5 वीक्स का ड्यूरेशन लग जाता है उस क्राइसिस की सिचुएशन से फॉलो अप होने में या रिकवर होने में। द पर्सन फील हेल्पलेस एंड अपसेट। जो पर्सन है जो क्राइसिस की सिचुएशन में चला गया है वो पर्सन आपको कैसा फील होगा, हेल्पलेस और अपसेट फील होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको क्राइसिस में देखने को मिलेंगे। यहाँ तक ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्राइसिस। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस की जो सिचुएशन है वो 3 टाइप से डिवाइडेड की गई है, मतलब कौन कौन से सिचुएशन में क्राइसिस कॉज हो जाता है उसने मेनली जो क्राइसिस है वो 3 टाइप से डिवाइडेड किया है। फर्स्ट वन है डेवलपमेंटल क्राइसिस, सेकंड वन है सिचुएशनल क्राइसिस एंड थर्ड वन है एक्सीडेंटल क्राइसिस। याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं, डेवलपमेंटल क्राइसिस, सिचुएशनल क्राइसिस और एक्सीडेंटल क्राइसिस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से की, डेवलपमेंटल क्राइसिस। डेवलपमेंटल क्राइसिस की बात आपको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंटल क्राइसिस जो होता है उसे आप मैच्योरेशनल क्राइसिस भी कहते हैं। डेवलपमेंटल क्राइसिस को और क्या कहते हैं, मैच्योरेशनल क्राइसिस भी कहते हैं। मैच्योरेशनल क्राइसिस आप लोग इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इरिक इरिक्शन पर्सन का जो डेवलपमेंट होता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ 8 स्टेजेस में होता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि इरिक इरिक्शन ने डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है उसमें 8 स्टेज डिवाइडेड की गई है, जिसमें वो क्या है, हर एक स्टेज में एक पर्टिकुलर टास्क उसको देना होता है, मतलब कंप्लीट करना होता है एक पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। तो अगर जैसे वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है तो दूसरी स्टेज में जाने के समय जो टास्क उसको कंप्लीट करना होता है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू मैच्योरेशन, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, अगर वो उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में वो पर्सन क्राइसिस की सिचुएशन में जा सकता है, ठीक है। जैसे कि इसमें बात करते हैं डेवलपमेंटल क्राइसिस की। डेवलपमेंटल क्राइसिस इज आल्सो नोन एज मैच्योरेशनल क्राइसिस और अकॉर्डिंग टू इरिक इरिक्शन डिवाइडेड द फुल लाइफ इनटू 8 डेवलपमेंट स्टेजेस। इरिक इरिक्शन को जो पूरी लाइफ का ड्यूरेशन है उसको 8 स्टेजेस में डिवाइडेड किया गया है, 8 स्टेजेस में डिवाइडेड किया गया है। अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन ए पर्सन एंटर इनटू नेक्स्ट फेज फ्रॉम 1 से ही गोज थ्रू मेनी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, कि जैसे ही वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है तो उसमें क्या होते हैं, वो बहुत सारे डेवलपमेंट लेके चलता है, इमोशनली साइकोलॉजिकली बहुत सारे डेवलपमेंट लेकर चलता है। और दिस ट्रांजिशन फेज में वर्क एज ए क्राइसिस फॉर दैट पर्सन, और ये चीज़ें क्या करती है, उसमें क्राइसिस की सिचुएशन पोज करती हैं। क्यों कि अगर फर्स्ट वन स्टेज मान लीजिए जैसे कि 0 to 18 मंथ की होती है, फर्स्ट स्टेज जो होती है 0 to 18 मंथ की होती है, और उसमें वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट रहता है, मतलब अब उसे नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए अपने अंदर ट्रस्ट की फीलिंग होना ज़रूरी है, जिसमें वो अटैचमेंट टू मदर होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उसमें अपने होप फॉर फ्यूचर होगा, उसमें ट्रस्ट की और सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अगर ये फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जाता है और अगर उसमें इन चीज़ों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वो अपने आप में क्या फील करता है, अपने आप में गिल्ट सा वो फील करता है, और इस कंडीशन से वो इस कारण से वो किस कंडीशन में चला जाता है, क्राइसिस की सिचुएशन में चला जाता है। तो इस कारण इस वाले क्राइसिस की सिचुएशन को किस में लिया गया है, डेवलपमेंटल और मैच्योरेशनल क्राइसिस, ठीक है। इट्स मैक्सिमम इफेक्ट इज सीन ओवर एडोलसेंट फेज। जो एडोलसेंट फेज होती है उस एडोलसेंट फेज में क्या है, सबसे ज़्यादा क्राइसिस की सिचुएशन होती है। क्यों, क्योंकि एडोलसेंट फेज में जो पर्सन होता है वो आ जाता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, क्योंकि पर्सन जो है एडोलसेंट फेज जो होती है वो 12 to 20 ईयर्स होती है, और 12 to 20 ईयर्स में जो पर्सन होता है वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी गेन करना चाहता है, ठीक है। अब वो सेल्फ आइडेंटिटी गेन करना चाहता है, बट अगर वो गेन करने में फेलियर हो जाता है, अगर वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी गेन करने में फेलियर हो जाता है तो वो किसमें, क्राइसिस की सिचुएशन में चला जाता है। तो ये फर्स्ट वन हुआ डेवलपमेंटल क्राइसिस, ठीक है। सेकंड वन अपन बात करते हैं सिचुएशनल क्राइसिस।
सिचुएशन क्राइसिस में क्या होता है, सिचुएशनल क्राइसिस, कि आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसको आप सहन नहीं कर पाए और आपने क्या है, आप क्राइसिस की सिचुएशन में चले गए। इसमें देखिए, इट इज अराइज ड्यू टू द फेलियर टू फुलफिल द डेली नीड्स एंड नेगेटिव रिजल्ट। किसी भी चीज़ की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी डेली नीड्स हैं, उन डेली नीड्स को अगर आप फुलफ़िल नहीं कर सके या फिर कोई भी आपके नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलता है किसी भी चीज़ का, तो वो क्या किस में आता है, वो आता है सिचुएशनल क्राइसिस में। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट वन क्या है, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड वन सीवियर सुसाइडियल आइडिएशन, या तो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट खो दिया आपने। सेकंड वन सीवियर सुसाइडियल आइडिएशन आ रहे हैं आपके माइंड में, और या फिर मैरिटल डिस्प्यूट, या आपकी जो मैरिड लाइफ चल रही थी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये क्या हो गई, ये डेली नीड्स की जो एक्टिविटीज़ थी वो फुलफिल नहीं हो रही है, या फिर आपके नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उसके कारण जब पर्सन क्राइसिस में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सिचुएशनल क्राइसिस। ठीक है। थर्ड वन अपन बात करते हैं एक्सीडेंटल क्राइसिस। एक्सीडेंटल क्राइसिस से मीन्स होता है These are not very common but also called as unexpected crisis, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए हों, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट खो देना, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आना। तो ये क्या है, ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल, इसी सिचुएशनल क्राइसिस में डाला है। पर एक्सीडेंटल क्राइसिस जो आप सोच नहीं सकते हो, लाइक एस एनी एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो जाना, सीवियर इलनेस, लाइक एस आपको पता चले आपकी किडनी फेल हो गई, तो वो क्या है, वो एक्सीडेंटल क्राइसिस है, जिसके कारण आप क्या उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हो और वो आप क्राइसिस की सिचुएशन में चले जाते हो। डेथ ऑफ बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई, या फिर नेशनल डिजास्टर आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें एक्सीडेंटल क्राइसिस में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुए टाइप्स ऑफ क्राइसिस, जिसमें आपको डेवलपमेंटल, सिचुएशनल और एक्सीडेंटल क्राइसिस के बारे में डिटेल से बताया है। उसके बाद में होती है फेजेस ऑफ क्राइसिस। अब जब 3 टाइप की कोई भी क्राइसिस होती है तो वो क्राइसिस की सिचुएशन एक ड्यूरेशन में चलती है। ठीक है, ड्यूरेशन से मीन्स पहले पर्सन फेज फर्स्ट में जाएगा, क्राइसिस की सिचुएशन जैसे ही कोज होगी, इन 3 सिचुएशन से क्राइसिस कोज हो सकता है, बट इसको 4 फेज में कैसे डिवाइडेड किया है, पहले पर्सन फेज फर्स्ट में जाएगा, फिर फेज सेकंड में, फिर फेज थर्ड में और फिर फेज फोर्थ में, ऐसे उसमें फेजेज में क्राइसिस जाएगा। फर्स्ट वन अपन बात करते हैं, इन दिस फील्ड एन इंडिविजुअल फील स्ट्रेंज काइंड ऑफ टेंशन। इस फेज फर्स्ट में एक पर्सन जो होता है, जो क्राइसिस में जाने वाला है, उसको सबसे पहले फेज फर्स्ट में एक स्पेस अलग ही टाइप की क्या है, स्ट्रेंज तरीके की टेंशन होगी। ठीक है, दिस इज स्ट्रेस में बी फिजिकल, इमोशनल और सोशल टाइप। ये कोई से भी टाइप की स्ट्रेस हो सकती है, कोई से भी टाइप की टेंशन कोज हो सकती है किसी भी कारण से, जैसे कि फिजिकल हो, इमोशनल हो या सोशल टाइप से उसको स्ट्रेस कोज होगी। इट क्रिएट एंजाइटी एंड इमोशनल हाइपर एरोजोल। ये क्या करती है, ये क्रिएट करती है पर्सन में एंजाइटी को क्रिएट करती है और इमोशनल हाइपर एरोजोल पर्सन में कोज करती है। इन दैट पर्सन एंड पर्सन डज एफर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और ये जो चीज़ें हैं उसमें क्या करेगी, एंजाइटी कोज करेगी और हाइपर एरोजोल, दैट मीन्स कि वो एक तरीके से हाइपर एक्टिव होने लगेगा अपनी किसमें, मोटार एक्टिविटी में। तो इन सारी चीज़ों में क्या करता है, पर्सन अपने इफर्ट्स लगाता है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में। ये तो कौन सी हुई, फेज फर्स्ट, जो क्राइसिस की सिचुएशन की फेज फर्स्ट है। बट जैसे ही वो इन चीज़ों को सोल्व नहीं कर पाएगा, जैसे कि अपनी वो सेल्फ इफर्ट्स लगा रहा है बट उन इफर्ट्स से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो इसको स्ट्रेंज टाइप की क्या है, एक टेंशन कोज होगी। अब अगर वो उसको कंटिन्यू स्ट्रेंज टाइप की जो टेंशन है वो कोज होती रहती है, तो वो किस में चला जाएगा, वो फेज सेकंड में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फेज सेकंड में क्या होगा, द पर्सन बिकम अफ्रेड ऑफ दैट क्राइसिस provoking event, he keep continue to use coping skills to solve the anxiety. If these fail, general arousal leading to the organization of behavior, leading of disorganization of behavior, that means
कि उसके जो इवेंट्स थे, मतलब वो कोपिंग स्किल्स यूज में कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, जिसके कारण वो क्राइसिस में जा रहा है। लेकिन अगर वो एंजाइटी लॉन्ग ड्यूरेशन तक बनी रहती है तो वो जो भी पर्सन है वो क्या होगा, वो पर्सन उसके बिहेवियर में डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब उसका बिहेवियर जो होगा वो दूसरे पर्सन के प्रति क्या होगा, नॉर्मल नहीं रहेगा और वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। फेज सेकंड में जब तक पर्सन रहता है, आपको जब भी क्राइसिस की फेज सेकंड तक पर्सन रहेगा तो आपको उस पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फेज थर्ड में, उसका बिहेवियर डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद इन दिस स्टेज अबाउट द फेज थर्ड, इन दिस स्टेज द पर्सन ट्राई अल्टरनेटिव वे ऑफ कॉपिंग। जो एक पर्टिकुलर टाइप की कॉपिंग मैकेनिज्म यूज़ कर रहे थे वो क्या करेंगे, वो चेंज कर करके अल्टरनेटिवली किसी न किसी तरीके की कॉपिंग यूज़ में करेंगे। और इस सिचुएशन में क्या होगा, इंक्रीजिंग एंजाइटी एंड स्ट्रेस मेक ए पर्सन अनएबल टू यूज़ द डिफेंस मैकेनिज्म इफेक्टिवली। और जब उसकी एंजाइटी लेवल इस फेज थर्ड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेस उसकी बढ़ जाएगी, तो वो क्या होगा, वो जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करेगा वो इफेक्टिवली होगी ही नहीं, मतलब उस डिफेंस मैकेनिज्म का पर्सन के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। और द इफेक्ट ऑफ क्राइसिस कैन बी सीन ओवर द बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब उसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस पर आप क्या है, उस क्राइसिस का इफेक्ट देखने को मिलेगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक उसकी स्लीपिंग हो गई, उसका ईटिंग पैटर्न हो गया, उसके ड्रीम्स हो गए। तो इन सिचुएशंस में क्या होगा, वो सिचुएशंस नॉर्मल नहीं रह पाएगी फेज थर्ड के अंदर, क्राइसिस की सिचुएशन में। और जब फेज फोर्थ की बात करते हैं, इट इज़ पीक फेज ऑफ क्राइसिस स्ट्रेस। मैंने आपको बताया कि फेज जो होती है क्राइसिस की फोर्थ होती है, और फोर्थ स्टेज में जब वो एकदम टेंशन में आ चुका है, एंजाइटी लेवल इंक्रीज हो चुकी है, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं हो रहा है, उसका स्लीपिंग, ईटिंग और ड्रीमिंग पैटर्न चेंज हो गया है, तो स्टेज फोर्थ में आ जाएगा। और जो क्या है, वो एकदम पीक फेज है क्राइसिस की। द स्ट्रेस रिमेन एज इट वॉज डिस्पाइट ऑफ मेनी प्रॉब्लम सॉल्विंग इफोर्ट्स। और इसमें क्या है, वो बहुत सारे इफोर्ट्स यूज में कर लेता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की। और इफ देयर इज नो स्टिल रिसोल्यूशन एग्जिशन एंड डी कंपनसेशन अकर्स, और अगर उसको कोई वो स्टिल रिसोल्यूशन करता रहता है, लेकिन उसमें क्या है, स्टेज फोर्थ में जाकर अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो वो क्या है, क्राइसिस की सीवियर स्टेज में रन कर जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा अबाउट द क्राइसिस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ क्राइसिस एंड फेजेज ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इंटरवेंशन एंड मॉडल ऑफ क्राइसिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।